आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 सितंबर के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे और ये पांचों करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हमारे पॉर्न एडिक्शन कोर्स मतलब कल से क्लासेस शुरू होंगी, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मान के चलिए कि ये कोर्स आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, ठीक है ना। तो 500 का कोर्स है, 9 महीने की वैलिडिटी, कल से वैलिडिटी काउंट होगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो बायो E3 पॉलिसी पे हम आएंगे। तो बायो E3 पॉलिसी क्या है? देखिए, भारत सरकार ने E3 मतलब एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, समझ ही सकते हैं आप। अब ये हमारी मतलब आप ये समझिए कि क्रांति ले आएगा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बायोटेक सेक्टर को इतना खतरनाक बूस्ट मिलने वाला है कि भारत का फ्यूचर यही है, बायो E3। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा बदल दिया जाएगा। जो नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, उसको मिमिक किया जाएगा। मिमिक मतलब जैसे जो भी नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम हमेशा सबसे बेस्ट होते हैं। नेचुरली कोई चीज हो रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, तो उसको मिमिक करके बनाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि वेस्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम हो सके और सस्टेनेबिलिटी जो है वो हम प्रमोट कर सकें। उसके बाद बायोलॉजी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अब ये पहला स्टेप है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बायोलॉजी को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो। भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारे सेक्टर में बायोटेक सॉल्यूशंस, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो बायोटेक सॉल्यूशंस दे रही है और बहुत सारे सेक्टर में बायोटेक अप्लाई हो चुका है। एंड उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, डाइवर्स एप्लीकेशन में बायो इन्फॉर्मेटिक, जीन थेरेपी, सिंथेटिक बायोलॉजी, इन सब में इसका जो है वो यूज आएगा। और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव तो है ही है, जैसे एनिमल फ्री मिल्क की बात करते हैं, तो अगर हम इसको, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो नहीं, लेकिन अगर हम इसको बायो E3 से करते हैं, बायोटेक इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी मतलब क्या कहते हैं, एक तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना, सस्टेनेबल हो जाता है। और उसके बाद आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है और एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद सिंथेटिक बायोलॉजी। भाई देखिए, जो नोवेल ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे क्या होता है कि जैसे अब पॉलीथीन जो है वो कभी डिकम्पोज नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो उसको खा जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को जो हमारे इन्वायरमेंट को मदद करे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, इस पे भी इंडस्ट्री बन सकती है, राइट। तो ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म लैब में बनाए जाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत बढ़िया रहता है ये। फिर बायोप्लास्टिक और कार्बन कैप्चर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो बायोडिग्रेडेबल और रिन्यूएबल मटेरियल से जो भी चीजें बन रही हैं वो भी ट्रेडिशनल प्लास्टिक का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन। और कार्बन कैप्चर को भी, वो बैक्टीरिया या एल्गी जो कि कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, कार्बन को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ग्लोबल लीडर है बायो मैन्युफैक्चरिंग में। इकोनॉमिक इंपैक्ट 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर का अगले 10 सालों में होने जा रहा है, यह मान के चलिए। और कॉम्पिटेंसी भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगी भाई, नई नई कंपनीज आएंगी, बायोटेक पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे, नई नई चीजें पे बात होंगी, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नया टैलेंट आएगा, रिसर्च होगी इस पे बढ़िया तरीके से। और नेशनल इनिशिएटिव्स के साथ जितने भी हमारे जैसे क्वांटम मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इससे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी। स्ट्रैटेजी यही कि सबसे पहले तो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, पूरे भारत में आप बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, इंडस्ट्री पार्टनर, स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ आप कोलैबोरेट करिए ताकि चीजें बेहतर हो सके। ये फोकस एरिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 6 फोकस एरिया बेसिकली: बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसिशन बायोथेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च, और कोलैबोरेटिव अप्रोच है बेसिकली, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक को अगर हम जितना ज्यादा, जैसे 15 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उससे हम जितना ज्यादा इंटीग्रेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। फूड सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं फूड सेफ्टी की, तो भाई खाना तो सबको खाना ही है ना, और हम शादी में क्यों जाते हैं? खाना खाने के लिए। लेट मी बी वेरी क्लियर, पार्टी क्या, खाना खाना ही है सब बेटा। तो फेस्टिवल, रिचुअल, कल्चरल आइडेंटिटी में खाना होता ही है। इकोनॉमिक ड्राइवर है, कहां चले, खाना खाने चलते हैं, दिमाग खराब है खाना खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये जितनी भी खानी, ये इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब ये कभी खरे, क्योंकि खाने की डिमांड हमेशा रहेगी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जॉब की बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज्यादा खाने में ही है। रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। नेशनल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत के लिए
क्योंकि भारत अब जब 78वां इंडिपेंडेंस बनाएगा, यानी कि 2047 तक, हम यही एम करेंगे कि भारत की जो फूड सेफ्टी है वो इंश्योर हो और वेस्ट नहीं हो, फूड वेस्टेज ना हो, क्योंकि फूड लॉस होता है, जैसे फ्रूट वेजिटेबल, ये सब पेरिशेबल आइटम्स है, और ज़रूरी है कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो हम सबके लिए बना के रखें और किसानों को भी जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट दें। अब देखिए, ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे एग्रीकल्चर, कृषि हमारा आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस्ड फूड रेट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैनेजमेंट की भी जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्लोबल रेगुलेशन, जैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी, उन्होंने बहुत फूड सेफ्टी के लिए, भाई खाने के लिए, क्योंकि खाना आपके अंदर जा रहा है, तो सबसे आप ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है ये फूड सेफ्टी की। अगर बात करते हैं ना, तो ये रेगुलेशन मतलब ये बाहर की जो देश है, यूरोप और अमेरिका, ने सबसे ज्यादा कठोर रेगुलेशन फूड पे लगाए हुए हैं। तो क्या हम उसको मैच कर पाएंगे? इकोनॉमिक इंपैक्ट तो है ही है भाई। देखिए, पब्लिक हेल्थ रिस्क है भाई, बहुत ज्यादा जंक फूड खाओगे दिक्कत है। रिड्यूस्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कि अब हम नहीं खाएंगे यहाँ से। यूनियन बजट एलोकेशन की बात करें तो लगभग 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स एमएसएमई सेक्टर में इन्होंने, मतलब ये यहाँ इनको फंड करेंगे। ये टेक्नोलॉजी देंगे बढ़िया तरीके से, और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, मतलब जैसे इरेडिएशन मतलब क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन, इसमें मतलब क्या है कि आपने खाना रख दिया, रेडिएशन डाला, अब जितने भी बैक्टीरिया हैं, क्योंकि आपका खाना कैसे वेस्ट होता है, कैसे सड़ता है, वो बैक्टीरिया खत्म करते हैं उसे, वो मार देगा वो, समझ रहे हो? अब क्योंकि भाई देखिए सबसे बढ़िया है ये, और हिस्टोरिकल रूट्स हैं इसके, क्योंकि फूड इरेडिएशन की बात करें तो जैसे पहले क्या होता था ना, आज भी आप देखोगे कि कोई चीज सड़ गई या किसी में कीड़े लग गए तो धूप में रख दो, धूप क्या करते हो, सारे अपने आप खत्म कर देगी वो, राइट? तो पहले से ही चलता चला आ रहा है। और जैसे अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन ने इस प्रोसेस को बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया है। और अभी करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ने अभी तक 34 इरेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है वो बना ली है। एक्सपेंशन की जरूरत है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और इन्वेस्टमेंट तो इसमें अच्छा खासा चाहिए। मान के चलिए 25 से 30 करोड़ पर फैसिलिटी आपको इसमें चाहिए, राइट? डिमांड भी बढ़ती जा रही है अच्छे खाने के लिए। सेक्टर देखिए, फूड सबसे बड़ा सेक्टर है, 2025-26 तक $535 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। सरकार जो है वो लगभग 10 करोड़ पर हर प्रोजेक्ट का इसमें फंडिंग जो है वो करेगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड आपको करना ही करना है फूड इंडस्ट्री के लिए। जब तक आप देखिए, ये इरेडिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतना आसान तो है नहीं, आपको एक पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये पूरी लैब, मतलब एक पूरा आपको वो जगह बनानी पड़ेगी जहां पे आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे। फूड सप्लाई और एक्सपोर्ट सेक्टर को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज़ है। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि भैया जो हम ये काम कर रहे हैं फूड सेफ्टी में, आप इसमें आइए और आप इसमें योगदान दीजिए, तभी चीज़ें जो है वो बढ़िया होंगी। सुप्रीम कोर्ट बेल राइट्स पे उसने पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 के अंदर आता है, याद रखिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब देखिए, बेल, जैसे बेल तो मिलना, अगर मान लीजिए कि बेल ना मिले तब तो हो गया काम, लेकिन कई बार ऐसे खतरनाक क्राइम हो जाते हैं जिसमें बेल नहीं मिलती। अब कई बार जबरदस्ती थाने में रखा जाता है, बेल नहीं दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि देखिए, जो कुछ केसेस हैं उसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशन है बेल की, इस पे इन्होंने टिप्पणी की है। अगर जजमेंट्स की बात करें, जैसे मनीष कुमार सिसोदिया वाला केस, अब मनीष सिसोदिया को, भाई देखिए, डेप्यूटी सीएम थे, इनको जेल में डाल दिया गया लेकर पॉलिसी की वजह से। अब इनको बेल मिल गई, तो कोर्ट ने बोला कि देखिए, बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, है ना? तो यहाँ पे राइट टू फेयर और स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, समझिए। कविता, जो अभी के कविता को भी बेल मिली, ठीक है, इसी लेकर केस के में, तो उसमें बोला कि दिस इज द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, याद रखिएगा। ये हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ही जो है वो साइट किया है। प्रेम प्रकाश कोर्ट ने बोला कि जो लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल है ये हमेशा रूल है। तो आप जितने भी ये केसेस देखेंगे ना, फ्रैंक विटनेस वर्सेस नारकोटिक्स ब्यूरो, इसमें भी यही बोला कि इट इज आर्टिकल 21 का आप हनन नहीं कर सकते। लेकिन जो पीएमएलए है और उसको जो अभी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, अब इसका सेक्शन 45, इसमें ये है ना कि ये कहता है कि पहले बेल आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, पहले आप प्रूफ करिए, पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाते ना तब तक आप जेल में रहेंगे, समझ रहे हो? तो जो एविडेंस है वो बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, पहली बात तो।
आपको अरेस्ट करने के लिए। कोर्ट ने यह भी बोला कि देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो यूज किए जाते हैं लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, और ये जो स्टेटमेंट है ना ये कई बार ये फ्रीली नहीं दिए जाते हैं, और इसकी वजह से जो इंसाफ है सबसे बड़ी दिक्कत उसमें आती है। तो ये जो जजमेंट्स हैं, जितने भी जजमेंट्स हैं, इसमें क्या है, ये बताता है कि हमारा संविधान सबसे ऊपर है, मान के चलिए, ठीक है, और रोल ऑफ जुडिशरी है तो हमारी डेमोक्रेसी, अगर जुडिशरी नहीं होती तो हमारी डेमोक्रेसी नहीं होती। तो कोर्ट ने यही बोला है कि जो जस्टिस है इट्स मस्ट प्रीवेल। अब चाहे हेवन भी फॉल हो जाए, इफ द हेवन फॉल्स, चाहे बर्बाद हो जाए, भगवान भी तबाही कर दे, लेकिन फिर भी जो इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, राइट। बुलडोजर जस्टिस, ये मैंने कल ही लेक्चर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी घर गिरा देते हैं, ऐसे कोई अगर अक्यूज भी है तो भी आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। कल मैंने बहुत अच्छा इस पर लेक्चर लिया था, सारे राज्यों को मैंने बताया था इसमें, यूपी, एमपी, हरियाणा में जितने भी इंसिडेंट है, कल मैंने चैनल पे इसके बारे में बात की थी। तो इस तरीके के बहुत सारे जो केसेस हमको देखने को मिले, और ये काफ़ी गलत है। ये यहाँ पे बहुत मतलब मान के चलिए कि काफ़ी खरी खोटी सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो बुलडोजर्स कहीं पे भी अगर मान लो कोई भी अक्यूज है तो उस पर बुलडोजर चला दो, जैसे योगी आदित्यनाथ, भाई उनको बुलडोजर बाबा बोला जाता है, समझ रहे हो। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और बाद में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान, महाराष्ट्र, कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो जस्टिस बी आर गवई ने बोला कि देखिए किसी का घर आप डिमोलिश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया तो आप घर थोड़ी ना उड़ा दोगे, समझ रहे हो। तो ये सही नहीं है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और जस्टिस के वी विश्वनाथ ने भी यही बोला है कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरवीन करे, राइट। तो बहुत सारे जैसे जामियत उलेमा ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, और फिर उसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया था। जैसे एक 72 साल का, मान लीजिए कि जैसे किसी को गलत जो है वो फंसा दिया जाए, 72 साल का जैसे एक आदमी, तो उनको जबरदस्ती अक्यूज किया गया कि बीफ कैरी कर रहे हैं। अभी दोस्तों आर्यन मिश्रा नाम था ना, कौन था वो, जिसको 12वीं में पढ़ता था बेचारा, और उसको गौ तस्कर ने दौड़ा के गोली मार दी, आप समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ग्राउंड लेवल एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोअर कोर्ट्स और पुलिस स्टेशंस जो हैं वो जीरो टॉलरेंस मैसेज जो है हेट स्पीच के खिलाफ लगाएं, कि अगर आप हेट स्पीच देंगे तो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।